हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप एकदम फर्स्ट क्लास मजे में होंगे, राइट? तो कल नहीं, परसों अपन ने फर्स्ट 42 क्वेश्चंस को अपन ने सॉल्व कर लिया था और अब यहां से आगे अपने को 42 से लेके 81 क्वेश्चंस आज अपने को सॉल्व करने हैं। और आज के ये सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व होने के बाद फिर हम लोग कल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यस, ओके, चलिए तो फटाफट आ जाइएगा। एकदम मस्त क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 43। चलिए मस्त कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? क्वेश्चन नंबर 43 पे है दोस्तों। कम ऑन एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? द सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1। मैन कैन क्रिएट मैटर, ए भाई कुछ भी बोल रहा है, मैन कैनॉट क्रिएट मैटर। द सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन, नो सर, इट इज डन आउट ऑफ व्हाट? लव एंड अफेक्शन, तो ये भी नहीं है। When a man creates a table, he creates matter. No, Baba, he just converts the matter. He just converts the matter. आई बात समझ में आपको? तो भाई साहब 43 का आंसर क्या हो गया? चलो एवरीवन कॉन्सेंट्रेट नाउ, कोई मस्ती नहीं करेगा अभी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो भैया इसका आंसर क्या हो गया? 43 का आंसर, 43 का आंसर ए। 43 आंसर इज ए। सबका आ गया क्या ये? चलो वेरी गुड, इजी है रे भाई, अपन ने पढ़ा था नहीं? प्रोडक्शन इज व्हाट? कन्वर्जन। और क्रिएशन तो अपने को मालूम है हो नहीं सकता है। तो चलिए 44 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन एंटरप्रेन्योर? ओ माय गॉड, एंटरप्रेन्योर के फंक्शन की बात हो रही है। स्वप्निल सर का एग्जांपल याद है ना आपको? सो भाई साहब यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा कि भैया स्वप्निल सर का क्या फंक्शन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर? 44 की बात कर रहे हैं, 44 की। तो चलिए बताइएगा मुझे। इनिशिएटिंग अ बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज, हाँ स्वप्निल सर ने बिजनेस शुरू किया था। रिस्क भी लिया था, हाँ भाई। इनोवेशन भी किया था। ओ माय गॉड, तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 44 इज व्हाट? डी। 44 डी। डन है क्या? एकदम डन, एकदम भाई सिंपल है एकदम। सर कितना मजा आ रहा है हमको, वेरी गुड। इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? शॉर्ट रन का क्या मामला होगा यहाँ पे? अब अपन चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर फटाफट बता दीजिएगा मुझे। क्या कहते हैं? अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। भाई ऐसा कभी शॉर्ट रन में अपन ने टाइम पीरियड का कहीं कुछ ऐसे डिस्कशन किया था क्या? आप ईमानदारी से बताओ मुझे। तो भाई यहाँ पे अप टू 6 मंथ से टाइम की बात ही नहीं करी थी, 5 ईयर्स से टाइम की बात ही नहीं करी थी। एज लॉन्ग एज ऑल इनपुट्स आर फिक्स। सर ऑल इनपुट्स कभी भी फिक्स नहीं होते सर, शॉर्ट रन में एक इनपुट फिक्स होता है, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। तो सर अपना सी भी आंसर नहीं है। तो भैया आंखें बंद करके जो एक आंसर नजर आया वो है डी। सो एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज व्हाट? फिक्स्ड। आपको समझ में आया मैं क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए? आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों कि अपन ने क्या करना है बॉस। अपन ने एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है एंड देन यू विल कम टू द राइट आंसर। इतना आसान है एमसीक्यूज को सॉल्व करना, ठीक है ना? लॉजिकली एक एक को एलिमिनेट करते जाओ, जो बचेगा वो आपका सही आंसर होगा। सिंपल ट्रिक है भाई साहब। ओके, अभी बच्चा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इसका आंसर आपको देना होगा। इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्या पूछा है आपको? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर इनपुट 10% से बड़ा है तो भाई साहब क्या होगा? आउटपुट विल, अभी डिक्रीजिंग रिटर्न्स की बात करिए, डिक्रीजिंग रिटर्न्स की बात करिए। सो मुझे बताइए क्या आउटपुट विल डिक्रीज बाय 10%, आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%, आउटपुट विल इंक्रीज बाय मोर देन 10%। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी को ए आंसर लग रहा है इसका? सर आउटपुट विल डिक्रीज ना सर, आउटपुट विल डिक्रीज ना सर। देखो आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, तो ये तो सवाल ही नहीं है। मोर देन 10% सवाल ही नहीं है। अब जो कंफ्यूजन होगा 50-50, आप अगर लाइफ लाइन इस्तेमाल करना पसंद करोगे और आप लाइफ लाइन इस्तेमाल करते हो 50-50 का, तो अपना जो आंसर बचता है वो कौन सा? दो ऑप्शंस बचते हैं, आउटपुट विल डिक्रीज बाय 10%, आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%। 50-50 में चलिए ए या सी, कम ऑन एवरीवन। ए आंसर या सी आंसर? व्हाट इज द आंसर? कम ऑन एवरीबॉडी, ए और सी, ए और सी, कम ऑन। तो क्या लगता है आपको आंसर? आंसर तो आप समझिएगा, इनपुट दिया है तो भाई साहब आउटपुट तो मिलना ही है। सो आउटपुट आपका कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। इनपुट दिया है तो आउटपुट भी आपको मिलेगा ही, आउटपुट कभी डिक्रीज नहीं होगा। बट जो प्रोपोर्शन होगा इट विल बी लेस देन व्हाट?
10%, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्योंकि अपन ने याद है ना ऐसा पढ़ा था, इनपुट दिया है तो आउटपुट तो आना ही है, बट जो प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट है इट विल चेंज, क्लास में डिस्कस किया है बॉस। सो क्वेश्चन नंबर 46 भी आसान है, 46 का आंसर क्या बोल दिया आपने, सी। अब चर्चा करते हैं 47 की। चलिए दोस्तों 47 की बात करेंगे। द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। The production function is a relationship given between the combination of inputs and another combination that yields the same output. No, 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 no. Same output कैसा होगा सर? Same output कैसा होगा? No, not possible. Same output not possible. फिर उसके बाद the highest resulting output, yes. मतलब with the given input, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। With the given input हमें क्या चाहिए? जो भी अपने पास इनपुट है, देखो एकदम लॉजिक समझो, जो अपने पास इनपुट है उस इनपुट से हमें क्या चाहिए, सेम आउटपुट चाहिए क्या? आप मुझे बताओ, अगर आपने 10% इनपुट दिया है तो आप मुझे बताइए आपको 10% ही आउटपुट चाहिए क्या? नहीं, ऑब्वियसली यू डोंट वांट द सेम आउटपुट। सो आपको कितना आउटपुट चाहिए? तो आपको सर 10% से कम चाहिए। पागल हो गए क्या? 10% से कम थोड़ी चाहिएगा, तो अपने को कितना चाहिए? 10% से ज्यादा। बट कितना ज्यादा? सर जितना पॉसिबल है उतना ज्यादा दे दीजिएगा। तो हम क्या कहते हैं, विद द गिवन इनपुट व्हाट वी वांट इज द मैक्सिमम आउटपुट, एंड अदर वे अराउंड अपन ने क्या बोलते हैं कि इस मैक्सिमम आउटपुट को, इस आउटपुट को अचीव करने के लिए अपने को कम से कम कितना इनपुट लगेगा। तो ये दो बातें होती हैं। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, अपने को क्या चाहिए, हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट। तो भाई ये ऑप्शन जो है ना रेलेवेंट लग रहा है। आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंक्रीज इन आउटपुट जनरेटेड बाय 1 यूनिट इन, ना रे ये कुछ भी बोल रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन ये थोड़ी है। ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड, ऑल लेवल्स थोड़ी चाहिए भाई अपने को, ना ऑल लेवल चाहिए, ना अपने को 1 यूनिट की बात करनी है, या सेम आउटपुट भी अपने को नहीं चाहिए। अपने को तो भाई साहब क्या चाहिए, क्या चाहिए? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? अपने को चाहिए सेम लेवल ऑफ आउटपुट, एंड दैट इज व्हाट इज द आंसर। 47 का आंसर बी। क्या लगता है आपको, आप लोगों का आंसर क्या आया? लॉजिक के साथ बताइएगा आपको आंसर क्या आया। 47 बी। लॉजिक समझिएगा, व्हाट वी वांट इज नॉट द सेम, not we want is the less, but what we want is the highest level of what the output। ठीक है ना? ओके और सारे ऑल लेवल्स भी नहीं चाहिए। इस लेवल पे क्या होगा, उस लेवल पे भाई अपने को टॉप लेवल चाहिए एकदम। चलो तो यहां से आगे बढ़ते हैं। 48, एवरीवन रेडी? 48 ओके। इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर is below average product of labor, it must be true that, अभी क्या कहता है, MP of labor is below AP of labor, the MP of the product is negative, the marginal product of labor is 0, the average product of labor is falling, and the average product of labor is negative। oh my god, मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या लगता है आपको? आपको क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या लगता है? When MP of labor is below the average product of labor, तो मुझे एक बात बताइएगा, सबसे पहले तो एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? एमपी और एपी की। आप समझिएगा, आप समझिएगा दोस्तों एकदम आराम से। ये जो है अपना ये एमपी है बराबर, और ये जो है ये अपना कौन सा कर्व है? ये अपना कौन सा कर्व है? एपी कर्व है। सो भाई एपी तो कभी नेगेटिव में जाएगा नहीं, ये तो बात सही है। अब क्या बोला है? एमपी इज, क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, एमपी इज लेस देन एपी। अब कहां हो रहा है? ये यहां पे है, तो एमपी ऑफ द लेबर इज व्हाट? नेगेटिव। ओके ना? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज 0, नो। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज फॉलिंग, हाँ ये तो भाई सही है कि अपन ये तो पक्की बात बोल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज व्हाट? फॉलिंग। 48 का आंसर मेरे को सी लग रहा है। एमपी जरूरी नहीं है, जब नीचे है तो ये जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव होगा या जीरो, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बोलो यस और नो? बट बोथ का तो ऑप्शन है नहीं, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है आपको? तो यहां पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज व्हाट? सी। आई बात समझ में आपको? बोलो बच्चों, ये डायग्राम ड्रॉ करने का तो समझ में आता है आपको एकदम अच्छे से।
डायग्राम ड्रॉ करते रहने का, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो 48 आंसर इज व्हाट सी। 49 पे बढ़ सकते हैं अपन यहां से। किसको 47 में क्या कंफ्यूजन था? अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये गिवन आउटपुट है अपने पास, ये गिवन इनपुट है अपने पास, तो इस गिवन इनपुट से अपने को सेम आउटपुट चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, व्हाई विल वी वांट द सेम आउटपुट ना, सेम आउटपुट थोड़ी चाहिए अपने को। फिर उसके बाद 1 यूनिट इंक्रीज से 1 यूनिट आउटपुट, प्रोडक्शन फंक्शन ये थोड़ी है। अपन तो टोटल कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट देते हैं उससे टोटल कितना आउटपुट मिलेगा उसकी बात करते हैं। सो अपने को 1 यूनिट का भी नहीं है, साक्षी करके कोई लड़की थी उसका क्वेरी था ये। और ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट अपने को थोड़ी चाहिए, 1 पे कितना होगा, 2 पे कितना होगा, 3 पे कितना होगा, ऑल लेवल पे थोड़ी चाहिए अपने को, तो ये भी नहीं है। बट अपने को क्या चाहिएगा बच्चा, अपने को यहाँ पे चाहिए द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट। अपने को क्या चाहिए? हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट अपने को चाहिए। आई बात समझ में आपको? सो दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 47 वाज ऑल अबाउट। 48 हो गया, 49 की बात करते। चल बेटा, the AP of the labor is maximized when MP of the labor, हो AP कब मैक्सिमम होगा? अब ये तो आपको मालूम ही है, डायग्राम फिर से वही डायग्राम बनाना है अपने को। ये अपना MP और ये अपना AP मैक्सिमम कब होता है रे बच्चों? when MP is equal to AP, बोलो yes or no? So when marginal product of the labor is equal to the average product of the labor, खलास, एकदम इजी, एकदम सही है। 49 का आंसर ए। किसी को कुछ भी क्वेरी नहीं है इसके अंदर, तो कितना मजा आ रहा है सर हमको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज चल रही है यहाँ पे क्लास में। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। चलो बच्चों, हाफ सेंचुरी होने आ रही है अपनी, हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, आपको याद है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ध्यान में रखना। और ये काम करता है शॉर्ट रन में, also called as law of diminishing returns. Law of variable proportion, also called as law of diminishing returns, is drawn under all of the assumptions below mentioned except the assumption that, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारे assumptions है सिवाय एक के, ये एक्सेप्ट आपको क्लिक होना चाहिए, आपको ये एक्सेप्ट आपने पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? सो क्या कहते हैं एक्सेप्ट में? अपन क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। नो भाई, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट ए अजम्पशन। खलास, आंसर आ गया अपना 50 का ए। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट बाबा, टेक्नोलॉजी इज व्हाट? कांस्टेंट। एनीवन, एनी क्वेरी, डिफिकल्टी? नो, देयर मस्ट बी सम इनपुट्स। यस, शॉर्ट रन में है क्योंकि 1 इनपुट इज व्हाट? फिक्स्ड। 1 इनपुट इज व्हाट? फिक्स्ड। ये अपन ने पढ़ा था, 1 इनपुट इज व्हाट? फिक्स्ड। अदर्स आर व्हाट? अदर्स आर व्हाट? वेरिएबल। सर ये भी बात हो गई थी अपनी। We consider only physical inputs and outputs and monetary cost को तो अपन कंसिडर करते नहीं है, कॉस्ट को अपन इग्नोर ही करते हैं। सही बात है एकदम। The technology is given in stable। हाँ भाई, अरे कितने पागल है ये, इधर बोलता है टेक्नोलॉजी इज गिवन इन स्टेबल और यहाँ पे बोलते हैं चेंजिंग। अब बताओ कितना, मतलब तुम समझ रहे बात को? कंफ्यूज करना चाहते हैं वो, आपको पागल बनाना चाहते हैं कि एक जगह ऑप्शन में क्या दे दिया? टेक्नोलॉजी इज व्हाट? चेंजिंग, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया? टेक्नोलॉजी इज गिवन इन स्टेबल। बच्चा हैंग, ए वाले में स्टेबल बोला, सॉरी ए वाले में चेंजिंग बोला, डी वाले में बोला गिवन एंड स्टेबल है। पागल बना रहे सब के सब, अपन पागल नहीं बनेंगे। चलिए, तो यहां पे अपन क्या कहते हैं? 50 का आंसर क्या है अपना? ए। डन है। अब बात करेंगे 51 की। चलिए, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? तो मैं लिख के देता हूं, आपको पढ़ा था अपन ने। ऐसे अपन ने जो कॉन्सेप्ट, आप समझने की कोशिश कीजिए। एवरी एमसीक्यू विल बी व्हाट? न्यू। एवरी एमसीक्यू विल बी व्हाट? डिफरेंट। कभी अपन ने ना देखे, ना कभी पढ़े, ना कभी सुने, बट अपन ने इनके कॉन्सेप्ट्स अपन ने एकदम ही जोरदार तरीके से पढ़े हुए थे ना बच्चा। तो जब अपने को कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था वो अपन ने ध्यान में रखना है, उसको अपन ने एग्जीक्यूट करना है। तो अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन क्या पढ़ा था? द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। वाजंट दिस द प्रोडक्शन फंक्शन माय डियर फ्रेंड्स? यही तो प्रोडक्शन फंक्शन था। So it is what? The relationship between the physical inputs and the physical outputs. Yes, आई बात समझ में? फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स, यही तो प्रोडक्शन फंक्शन है, बराबर। द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल, ना फिक्स्ड और वेरिएबल का कुछ भी बोल रहा है ये। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलिटी, चल रहे कुछ भी बोल रहा है, पागल बना रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम टेकन, अरे टाइम का क्या संबंध है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बताइएगा मुझे?
सो यहां पे आंसर हो जाएगा 51 का अपना आंसर होगा ए। एकदम आसान, एकदम ही आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। तो 51 का आंसर क्या हो गया मेरा बच्चा ए। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, ये आपने ऐसे ड्रॉ करना चाहिए इसको। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड। चलिए, मुझे एक बात बताओ, मैंने पूछना ही रह गया आपको, 50 में के 50 किसके राइट आएगा जरा बताओ पब्लिक। 50 में के 50, 51 हो गए, चलो 51 के 51 किसी के राइट आए क्या? या मतलब एटलीस्ट 51 में के आपके 45 तो भी करेक्ट होने चाहिए। 50 में के आपके 45, 50 आउट ऑफ 50 और 45 आंसर एटलीस्ट शुड बी व्हाट राइट। एटलीस्ट 50 में से 45 शुड बी राइट। 45 राइट आए क्या? तो भाई वो कॉन्फिडेंस लेवल वो है ना, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। और अगर ये आईसीआई के क्वेश्चंस आपको आ गए ना भाई, कोई भी मॉक टेस्ट पेपर ले लो, स्कैनर ले लो, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन ले लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर कम से कम 45 आने चाहिए। अपना अपना स्कोर बताओ जरा, अपना अपना स्कोर बताओ। शिवी के 48, एक गलत हो गया। ओके 47 राइट, चलो वेरी गुड। अदिति है, विशेष के 2 रॉन्ग, वेरी गुड। तनिष के 47 करेक्ट, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। स्नेहा 47, उमंग वेरी गुड। योगिता के 2 गलत हो गए। प्रांजलि है, किंग के एल 46 राइट, शिवा के है 49, ख्वाहिश ऑलमोस्ट करेक्ट, वेरी गुड। चलिए बहुत, अरे क्या बात है, प्रीति शर्मा जी बोल रही 51 ऑन 51, तुषार इज सेइंग 49, गुड। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी हैप्पी, बहुत अंदर से खुशी हो रही है मुझे, है ना, गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, 45 के नीचे जिसके भी आए ना भाई, आज एक रोटी कम खाई होगा, पनिशमेंट आपको। नहीं रे, खाना खाओ पूरा, बस अभी आगे के जो है ना स्कोर कवर अप कर लेना है, अभी स्कोर कवर करना है, कम ऑन। मस्ती कर रहा हूं, खाना एकदम पूरा खा लेना, इमोशनल मत होना। हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, लॉज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो लॉज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड रिटर्न्स टू स्केल, इंक्लूड करता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इंक्लूड करता है, रिटर्न्स बोला है ना, मतलब प्रोडक्शन की बात करते हैं। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल भी आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर भी आता है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, ना रे अपन कॉस्ट की तो बात ही नहीं करते हैं। कॉस्ट की बात करते हैं क्या अपन? कॉस्ट की बात करते हैं क्या अपन? नहीं, कॉस्ट की बात ही नहीं करते सर यहाँ पे। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा अपना? 52 का आंसर विल बी व्हाट, डी। क्योंकि प्रोडक्शन में अपन कॉस्ट को अपन इग्नोर कर डालते हैं। प्रोडक्शन में अपन उसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है उसकी अपन चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते हैं सर। तो इसके लिए उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होगी। तो 52 का आंसर इज व्हाट, डी, परफेक्ट है। ओके, योर फेवरेट आइसोकॉन्ट्स, आइसोकॉन्ट्स क्या बोलता है बच्चा? 53 का आइसोकॉन्ट्स की बात करते हैं। All the alternative combinations of two inputs, alternative combination of two inputs that can be produced given the using produced by using a given set of output fully and in the best possible way. Yes, all alternative combinations of two products among which the producer is indifferent because they yield the same profit. Indifferent because they yield the same profit. All the alternative combinations of two inputs that gives the same total product. Okay, both B and C. अरे बाप रे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। बचाइए बच्चों, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स विथ अ गिवन सेट ऑफ आउटपुट फुल्ली एंड बेस्ट पॉसिबल वे, कुछ भी सर नहीं। सेम प्रॉफिट नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, दैट शुड गिव व्हाट, द सेम टोटल प्रोडक्ट। अपने को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। अपने को क्या चाहिए बॉस? अपने को सिर्फ और सिर्फ चाहिए सेम 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 व्हाट, सेम क्या चाहिए बताओ, बताओ बताओ बताओ, अपने को क्या चाहिए बताओ ना? अपने को चाहिए सेम टोटल आउटपुट। क्या चाहिए? सेम टोटल आउटपुट, सेम टोटल प्रोडक्ट। तो अपन ने ये पढ़ा था ना यार। ए अनुराग क्या कर रहा है यार, कम ऑन भाई। अपन ने आइसोकॉन्ट्स के बारे में क्या बोला था? आइसोकॉन्ट्स अपन ने बात करी थी इज, कितना मस्त पढ़ाया था रे, इज सिमिलर टू इनडिफरेंस कर्व, ऐसी बात हुई थी, याद है आपको? इज सिमिलर टू व्हाट, इनडिफरेंस कर्व। इट इज सिमिलर टू व्हाट, इनडिफरेंस कर्व। और उसमें अपन ने क्या बोला था दोस्त? इट इज सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऐसा बोला था इंडिफरेंस कर्व के लिए।
आइसोकॉन्स क्या है भाई? वैसा ही है, बस प्रोडक्शन में यूज होता है। तो वो कहता है आइसोकॉन्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। समझो मेरी बात को, इंडिफरेंस कर्व बात करता है सेटिस्फैक्शन की, आइसोकॉन्स बात करता है आउटपुट की। आई बात समझ में आपको? हाँ जी। तो 53 का आंसर क्या हो गया अपना? 53 का आंसर इज व्हाट? सी, बिकॉज व्हाट वी वांट ओवर हियर इज द same level of output. What we want is the same level of output. Anyone any query till here? No. So 53 is done. Done. Next we talk about 54. Economies of scale. Economies of scale exist because as the firm increases in its size in the long run, क्या हो जाता है? Economies of scale में जब फर्म अपना साइज लॉन्ग रन में बढ़ाता है, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या करता है अपन? लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज मोर। यस, 54 में यस, लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज एज लार्जर इनपुट। ये भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। यस सर, करेक्ट है ये। एज लार्जर इनपुट्स बायर द फर्म कैन गेट फाइनेंस एट अ लोअर कॉस्ट एंड परचेस इनपुट्स एट अ लोअर पर यूनिट कॉस्ट। बहुत ही बढ़िया बोल रहे हैं सर, ये भी तो सही लग रहा है अपने को। द फर्म कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। यस, टेक्निकल इकोनॉमीज है, बराबर। फिर उसके बाद ये सारे अपने इकोनॉमीज है ना, ये मैनेजरियल इकोनॉमीज। तो इसका अपना सबका आंसर सही है। तो फिर अपना आंसर क्या आ गया? 54 का आंसर क्या आ गया? डी। बहुत ही आसान है सर, एकदम ही मस्त, फर्स्ट क्लास। चलो फिर उसके बाद बात करते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन is the relationship between quantity of inputs used by the resulting quantity of product tells us the maximum attainable output from a given combination of inputs, expresses the technological relationship between inputs and outputs of a product and all of the above. Very tricky question, very tricky question. अब ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन, यस, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बराबर। इसमें अपने को यह भी बोलता है कि मैक्सिमम आउटपुट आप कितना यूज कर सकते हो विद द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। सही बात है, ये भी तो सही लग रहा है सर। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट। हाँ सर, ये भी तो यही है ना, एक के जैसा ही है। तो बेस्ट है भाई। अपना आंसर क्या हो गया? 55। आंसर इज व्हाट? डी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव का भी तो ऑप्शन है ना अपने पास। इसके लिए एकदम आराम से लॉजिक के साथ पढ़ने का इसको। सो 55 का आंसर इज व्हाट? डी। ओके, द प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्ड बिलो एग्जिबिट्स। अभी ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन फंक्शन यहां पे बहुत ही मजा आएगा आपको। ये किसको आया नहीं बताइए? 56 को, 56 किसको आया नहीं आया बताओ? 56 को किसको आया नहीं आया? 56 का आंसर आया नहीं आया किसको बताइए? फिफ्टी सिक्स का आंसर आया कि नहीं आया बताओ? किसको किसको क्वेरी है क्या 56 को कैसे सॉल्व करना है? द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बिलो एग्जिबिट्स कांस्टेंट, डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मुझे बताइएगा कि इसमें किसी को 56 में किसी को कुछ क्वेरी है क्या भाई साहब? जिनको आ गया वो रहने दो भाई, जिनको नहीं आया वो बताओ। जिनको दर्द है वो अपना दर्द बांटो यार। 56, कम ऑन एवरीवन। मनीषा अकेली बोल रही है नहीं आया। रितु बोल रही है नहीं आया। वेरी गुड। देखो जबरदस्ती है ना, आप आंसर की देख के आप है ना आंसर मत बोलो, या आप पीछे देख लिया आईसीए के मॉड्यूल में पीछे आंसर है तो आपने देख लिया और खलास कर दिया, वो मतलब नहीं है इस डिस्कशन का। मुझे आपको लॉजिक देना है, उसको अपन इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं उसको, नहीं तो क्या मतलब है? आंसर की आपके पास है, आईसीए के क्वेश्चंस आपके पास है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिक चाहिए। हाँ, अब कैसे बच्चे बोल रहे कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनो, अब मैं पढ़ाएगा, अब तुम्हारा भाई पढ़ाएगा, ध्यान से देखो। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स, एक वर्कर बढ़ा तो अपना आउटपुट कितना हो गया? 23। ठीक है ना? अब यहां से समझ में आ गया, एक वर्कर लगाया 23 आउटपुट अपना हो गया, एकदम सिंपल है। अब आपने और एक लेबर ऐड कर दिया, मतलब लेबर में आपने कितना परसेंट ऐड किया? लेबर में कितना परसेंट ऐड किया आपने? 0 से 1 में 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय वर्ड 0, तो कितना अपना आपने कितना ऐड किया? इंटू 100। तो आपने भाई साहब कितना 100% आपने लेबर ऐड किया और आपने 100% फर्स्ट इसमें हो गया। अब 1 से 2 जब गए तो आपने क्या किया?
2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, तो आपने कितना परसेंट लेबर ऐड किया? 100% आपने लेबर ऐड किया ना। एक के बदले और एक आपने ऐड कर दिया ना बॉस, बोलना बेटा, एक के बदले और एक आपने ऐड कर दिया, 100% लेबर आपने ऐड कर दिया। बट आपको अभी आउटपुट कितना मिला? आउटपुट कितना मिला आपको? 40 - 23 डिवाइडेड बाई 23 इंटू वॉट 100। तो आप इसका आउटपुट का परसेंटेज निकालो, कितना हो गया बॉस? आप इसका आउटपुट का परसेंटेज निकालो, कितना हो गया? 40 - 23 दैट गिव्स मी 17, 17 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 100, तो मेरे को कितना मिल गया यहाँ पे? क्लोज टू 73, 73.91%। तो मैं राउंड अप करके लिख देता हूं यहाँ पे कितना, सो मैं राउंड अप करके यहां पे लिख देता हूं 74%। सो अब जब मैं इनपुट लगा रहा हूं 100% का और आउटपुट मुझे मिल रहा है लेस देन 100% का, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दोस्तों दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे? मुझे एक बात बताइए, यहां पे कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट है क्या? नहीं। डिमिनिशिंग है क्या? इंक्रीजिंग है क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तो है नहीं, इंक्रीजिंग तो है नहीं, इंक्रीजिंग तो है नहीं। आपको ये मैंने इसके लिए मेनली पहले आपको बताया, हर एक का लॉजिक समझना है। कांस्टेंट तो मिल नहीं रहा है, एक व्यक्ति के ऐड होने से आपको 46 मिला है क्या यहाँ पे? नहीं सर, 40 मिला है, तो आपको कम मिला है ना, तो भाई कांस्टेंट भी नहीं है। इंक्रीजिंग तो सर है ही नहीं। अब बचता क्या है भाई? सिंपल सिंपल बचता क्या है? बचता क्या है? डिमिनिशिंग। तो देखो कांस्टेंट एमपी तो नहीं है, ये अपने को नंबर से प्रूव हो जाता है। डिमिनिशिंग है, ये भी अपने को दिख जाता है। इंक्रीजिंग नहीं है, ये पता है। बट अब अपने को, मैंने जो ये सॉल्व कराया, ये आपको किसके लिए सॉल्व कराया? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या नहीं है, इसके लिए अपन ने चेक कर लिया कि भाई साहब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या नहीं है, इसको देखना है अपने को। आप समझे क्या बात को? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या नहीं है, ये देखना है अपने को। आई बात समझ में? सो इनपुट 100% दिया है और आउटपुट आपको कितना मिला है? 74%। 73, 74 जो भी आप निकाल लो, मैंने राउंड अप करके लिख दिया है। तो इसके लिए अपना जो आंसर बॉस यहां पे जो होगा, वो अपना आंसर क्या है? 56 का आंसर अपना होगा बी। लॉजिकली समझ में आया आप सबको? 56 का आंसर क्या है अपना? 56 आंसर इज व्हाट? बी। चलो बोलो, कुछ क्वेरी, किसी को कुछ क्वेरी, डिफिकल्टी, एनीथिंग? 56 का निपट गया क्या अपना? फिर आगे बढ़ते हैं भाई। 56 का जम गया है लॉजिक, तो बताइएगा। लेबर मतलब यहां पे आपका ये क्या है? इनपुट है। डन है ना एकदम? यस। तो 56 का आंसर इज ओवर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 57 की बात करते हैं, 57 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन? ओके, बताते हैं हम, बताते हैं आपको। वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन कौन सा है यहां पे? रेंट ऑफ द फैक्ट्री नो फिक्स्ड है। वेजेस पेड टू द फैक्ट्री लेबर, चलो देखते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन फाइनेंस कैपिटल, नहीं ये तो फिक्स्ड है। पेमेंट ऑन लीज टू फैक्ट्री इक्विपमेंट, नहीं। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? फैक्ट्री वेजेस पेड टू फैक्ट्री लेबर इन द शॉर्ट रन, क्योंकि अपन शॉर्ट रन में क्या करते हैं बच्चों? लेबर अपन ऐड करते जाते हैं, इसके लिए लेबर का कॉस्ट अपना बढ़ते जाता है। सो मोर अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर इज व्हाट? 57 का आंसर इज व्हाट? बी। डन है क्या एकदम? डन है क्या एकदम? यस, 57 is done. 58. The efficient scale of production is the quantity of output that minimizes. Efficient scale of production, ये आपको लॉजिकली आना चाहिए भाई। Efficient scale of production ऐसा है where the quantity of output that minimizes average fixed cost, average total cost, average variable cost, marginal cost. ओके बताइएगा। 58, which is the efficient scale of production. लॉजिक के साथ जाना है, which is the efficient scale of production. efficient, अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं भाई, अपने को सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट थोड़ी देखना है। सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्यों देखेंगे ना फिर, और मार्जिनल कॉस्ट का तो विषय ही नहीं है। तो इसके लिए यहां पे अपना आंसर क्या हो गया? 58 का आंसर इज व्हाट? बी। अरे कौन बोल रहा है ये आंसर इज व्हाट मार्जिनल कॉस्ट, या कौन बोल रही है भाई? अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अपने लिए बेस्ट स्केल ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा? जहां पे अपना पर यूनिट खर्चा सबसे कम हो, वो स्केल अपने लिए एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? अरे सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट या सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट के लिए, ये मार्जिनल कॉस्ट जब मिनिमम होता है और एमपी एमआर इज इक्वल टू एमसी, ये अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं।
अपने को आउटपुट दैट मिनिमाइजेस कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट जब कम रहेगा वो अपने लिए बेस्ट है, बताइए। ऐसा आउटपुट जहां पे अपने लिए सबसे कम है कॉस्ट। ये बिलाल एबीसी बोल रहा है, पागल हो गया है बिलाल। अरे भाई तुम समझो ना बात को, कौन सा कॉस्ट जो सबसे कम होगा मेरे लिए, तब मैं कहूंगा यार ये बेस्ट आउटपुट है मेरे लिए। कॉस्ट की बात कर, आप ऑप्शंस को जरा देख रहे हैं क्या? आप ऑप्शंस में फोकस कीजिएगा, सब तरफ जो है ना कॉस्ट 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 की बात हो रही है। पहले तो आप देखिएगा, समझिएगा कि आप चारों ऑप्शंस में किससे रिलेटेड बात हुई है, चारों ऑप्शंस में किससे रिलेटेड बात हुई है, इसका जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। चारों ऑप्शंस में किसकी बात हो रही है? कॉस्ट की बात हो रही है ना। तो अपने लिए एफिशिएंट स्केल कौन सा होगा, कौन सा आउटपुट अपने लिए बेस्ट होगा, कौन सा आउटपुट अपने लिए बेस्ट होगा भाई? ऐसा कौन सा आउटपुट बेस्ट होगा मेरे लिए, बताइए ना मुझे। जो ऐसा आउटपुट जो मेरे खर्चों को मिनिमाइज करे। अब कौन सा खर्चा? फिक्स कॉस्ट देखेंगे, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट देखेंगे? नहीं, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट देख के मतलब क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट देख के मतलब क्या है? और एक्स्ट्रा कॉस्ट को देख के मतलब क्या है भाई? मेरे को तो देखना है कि जहां मेरा टोटल खर्चा मिनिमम हो जाए वो मेरे लिए बेस्ट है ना। समझे कि नहीं समझे? आई बात समझ में? सो दैट इज वाई वी से क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है अपना, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर इज व्हाट? बी। लॉजिकली क्लियर हो गया क्या आपको? सिंपल है भाई, समझ में आना चाहिए आपको, एकदम लॉजिक है। अपना जो आउटपुट जहां पे अपना टोटल कॉस्ट जो है ना कम हो जाए वो आउटपुट अपने लिए बेहतर है। ओके ओके, 59 की ओर प्रस्थान करते हैं देवी और सज्जनों। 59, इन द शॉर्ट रन, चलिए आज पूरा निपटाना है भाई किसी भी हालत में। इन द शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व्स शो दैट, शॉर्ट रन में द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व्स शोज दैट टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट। अब आप देखिएगा, समझिएगा एकदम आराम से, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। टीपी है, ये आपका है एपी है, और ये आपका एमपी है। और ये रिश्ता कहां पे जो दिया है उन्होंने, शॉर्ट रन में प्रोडक्ट कर्व्स के बारे में बात करिए। तो इसका आपने क्वेश्चन नंबर 59 जो आपको डायग्राम के ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो डायग्राम आपके दिमाग पे छपा हुआ होना बहुत जरूरी है। तो टीपी बिगिंस टू डिक्रीज, चेक कर लेना, टीपी बिगिंस टू डिक्रीज, टीपी बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन द एपी बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। AP continues to decrease, AP continues to decrease, no TP but continues to increase at a decreasing rate। ओके 59 के लिए चलो समझते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, when marginal product is equal to average product is decreasing but it at its highest, no it is what already at highest, तो ये तो है ही नहीं अपना। when the marginal product curves cut the average product curve, MP curve cuts the marginal product curve from below MP, the average product below से कहां से कट करेगा, विषय नहीं है, सी तो आंसर ही नहीं है। इन स्टेज 2, अच्छा स्टेजेस भी दिया है, तो ये अपना स्टेज 1 और ये अपना स्टेज 2। इन स्टेज 2 टीपी प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट a diminishing rate and reaches the maximum at the end of this stage। सर ये करेक्ट है, ये सही है। अब ए के लिए सर कंफ्यूजन है क्या आपको? टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एपी बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। ना, नहीं नहीं, टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज। नो नो नो, टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एमपी बिगिंस टू डिक्रीज। आप समझ रहे बात को? Why your option A is not right? टीपी कब गिरना शुरू होता है रे? टीपी कब गिरना शुरू होता है? यहां से गिरना शुरू होता है टीपी। जब आपका एमपी गिरना शुरू होता है ना, वहां से आपका टीपी गिरना शुरू होता है। एपी गिरने के वजह से टीपी पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होता है। आप समझ रहे बात को? सो इसीलिए जिन बच्चों को 59 का आंसर ए लगता होगा, जिन बच्चों को 59 का आंसर ए लगता होगा, उनको बता दूं कि यहां पे 59 का आंसर ए नहीं है। आंसर इज व्हाट? द मोस्ट करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। सही है एकदम। यस, 59 इज ओवर नाउ। लेट्स मूव टू 60। A fixed input is defined as, a fixed input is defined as that input whose quantity can be quickly changed in the short run in response। पागल हो गया है क्या? अरे कैसा चेंज करेगा? नहीं, that input whose quantity cannot be changed quickly in the short run in response to the, yes ये तो सही है,
द इनपुट उस क्वांटिटी कैन बी इजीली चेंज, नहीं रे भाई नहीं चेंज कर सकते। द इनपुट उस डिमांड कैन बी इजीली चेंज, नहीं चेंज कर सकते हैं। तो भाई यहीं पे आपने को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैन नॉट बी क्विकली चेंज ना, खलास खलास। आई बात समझ में आपको? सही है एकदम। कितना आसान है ना भाई, कितना आसान है। तो 60 का आंसर इज व्हाट, बी। वेरी गुड, सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61, एपी इज डिफाइंड एज टोटल प्रोडक्ट, चलो बताओ रे, एपी इज व्हाट, total product divided by the input or the variable factor, quantity of variable factor or quantity of the input, quantity of input. So total product divided by total cost, nah. Total product divided by marginal product, nah. Total product divided by the number of variable inputs, yeah. And marginal product divided by the number of units of variable, no. तो 61 का आंसर इज व्हाट, से। खत्म। आ गया क्या? कितना आसान है। Which of the following statement is what true? 62. Which of the following statement is true? After inflection point, याद है आपको point of inflection? बोलो बच्चों, point of inflection याद है ना आपको? So after the inflection point of the production function, greater use of variable input induces a reduction in the marginal input. Correct है? Yes, correct है। ये सही बोल रहा है सर। Before reaching the inevitable point of decreasing marginal returns, the quantity of output obtained can be increased at an increasing rates. एमपी गिरने के पहले आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट पे ही बढ़ता है। यस करेक्ट है। द फर्स्ट स्टेज करस्पॉन्ड्स टू द रेंज इन विच एपी इज इंक्रीजिंग एज द रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल। एपी बढ़ रहा है थ्रू आउट। यस, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑल ऑफ द अबाव। वाओ, 62 का आंसर इज व्हाट, डी। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63, मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज अ स्लोप ऑफ टीपी प्रोडक्ट कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, इंप्लिसिट प्रोडक्ट कर्व। भाई साहब ये इंप्लिसिट प्रोडक्ट कर्व तो विषय नहीं है इसका। फिर उसके बाद एमपी एवरेज प्रोडक्ट कर्व, एमपी इज एवरेज प्रोडक्ट, नो। एमपी मैथमेटिकल स्लोप ऑफ marginal product curve, marginal product is the slope of marginal product curve, mathematically is the slope of, जरा अभी आपके ऑप्शंस 50-50 है, टीपी कर्व और एसी, ए और सी, टीपी और एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैथमेटिकली द स्लोप ऑफ, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, कैमरा फ्रीज हो गया है मेरा। एक 2 मिनट में अपन रिज्यूम करते हैं। टेक्निकल इश्यूज के वजह से एक 2 मिनट में अपन फिर से शुरू करते हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, फटाफट। ओके, सो अपना 63 का आंसर क्या है बच्चों? अभी 63 का, चलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा एवरीवन। नाउ एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। चलो, टेक्निकल इशू की वजह से कैमरा फ्रीज हो गया था, नाउ वी आर बैक ऑनलाइन।
सो यहां पे अपन क्या कह रहे हैं, द मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व और मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कर्व और इम्प्लिसिट प्रोडक्ट कर्व तो है नहीं अपना। तो अब अपने को जो बात करनी है वो किससे रिलेटेड बात करनी है दोस्त? सो अब अपने को चर्चा करनी है अबाउट वेदर इट इज मैथमेटिकली ऑफ द टीपी और एमपी कर्व, उसके बारे में बातचीत करनी है अपने को, उसके बारे में बातचीत करनी है। चलिए, सो अब आपको याद है मैंने बताया था टोटल प्रोडक्ट के दो बच्चे हैं। आपको याद होगा अपन ने क्या बात करी थी, टोटल प्रोडक्ट के दो बच्चे हैं। कौन से दो बच्चे हैं? हाँ जी, सो टोटल प्रोडक्ट के कौन से दो बच्चे हैं? एक है एवरेज प्रोडक्ट है और एक है मार्जिनल प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। याद है आपको ऐसा? सो मैथमेटिकली इट इज डिराइव्ड नॉट फ्रॉम मार्जिनल प्रोडक्ट बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। सो 63 का आंसर अपना क्या हो गया? 63 आंसर इज व्हाट? ए। 63 आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? 63 का आंसर इज व्हाट? ए। 64 पे चलते हैं। चलो, सपोज द फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट generates corresponding total outputs as 200, 350, 450 and 500. The marginal product of third unit of input is, okay चलिए, सो अपना 1 2 3 4 और टीपी लिखते हैं 200, 350, 450 एंड 500। तो ये अपना हो गया यहाँ पे क्या, अपना लेबर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, ये यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट और यहाँ पे फिर निकालेंगे एमपी। तो एमपी होगा 200, 150, फिर उसके बाद होगा 100 एंड फिर होगा 50। तो चलिए बताइए, सो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट? थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट, तीसरे यूनिट ऑफ इनपुट आने के वजह से अपना आंसर क्या हो गया? 64 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। 64 का आंसर इज व्हाट? बी। खत्म, खत्म, इजी, सिंपल, डन। कोई डिफिकल्टी यहां तक? 64 का आंसर इज व्हाट? 64 आंसर इज व्हाट? बी। सिंपल है एकदम। यस, किसी को कुछ क्वेरी इसके अंदर? नहीं। तो आपने ये पूरा प्लॉट करना है, टीपी निकाल लेना है, एमपी निकालना है और आपने फिर देखना है यहाँ पे कि क्या क्या इसके पॉइंट्स है करके। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट झूठा है? 65 की बात कर रहे हैं। सो कौन सा स्टेटमेंट झूठा है? तो एज द फिक्स्ड इनपुट्स फॉर द फर्म cannot be changed in the short run, the total fixed costs are constant except when the prices of the fixed inputs change. सर ये ट्रू है सर, दिस इज ट्रू सर, दिस इज ट्रू, मेरे को पता है सर ये ट्रू है। TFC continue to exist even when production is stopped in the short run, but they exist in the long run even when the production is not stopped. चल झूठे, झूठ बोलता है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट सर, ये फॉल्स है। क्यों सर? क्योंकि भाई लॉन्ग रन में अपने पास ऑप्शन है कि अपन चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं, इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर अपन ने लॉन्ग रन में इसको बंद कर दिया तो भाई बात खलास खत्म हो गई कि अपन इसको क्या प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो भाई लॉन्ग रन में तो अपन फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल द फिक्स्ड इनपुट्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। नो, इन द शॉर्ट रन द फर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी एस्केप्ड इवन, मतलब ये तो ट्रू है ना, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है ना अपना, ऐसा वैसा बोल रहा हूं मैं, और ये भी तो स्टेटमेंट ट्रू है अपना, सही है एकदम। यस, चलो 66 की बात करते हैं। 65 इज इजी नाउ। नाउ वी टॉक अबाउट इज क्वेश्चन नंबर 66। चलिए, ऑल सेट गाइस? यस। Diminishing marginal returns for the first 4 units of variable input is exhibited by the total product sequence. ये तो है कांस्टेंट, तो इसमें डिमिनिशिंग नहीं है। 50, 110, 180, 260, तो यहाँ पे कितना हुआ? 50 से 110, 60 हो गया, फिर यहाँ पे 70 हो गया और यहाँ पे 80 हो गया। तो ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये भी नहीं है। 50, 100, 150, ये भी नहीं है। और ये क्या है? अपने को क्या ढूंढना है? डिमिनिशिंग ढूंढना है अपने को, कम कम होना जाना है। ये क्या है? ये भी नहीं है। इसको क्रॉस कर देंगे अपन, तो फिर 66 का आंसर क्या आ जाता है अपना? बताओ 66 का आंसर। यहाँ पे 50 से 40 है, फिर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, तो ये डिमिनिशिंग है। करेक्ट आंसर है एकदम।
सो यहाँ पे आपने ये टीपी आपको दिए गए, ये सारे क्या दिए टीपी। सो आपने यहाँ पे एमपी निकालना है दोस्त। एमपी आप कैसे निकालोगे, 50 से 90, 90 से 120 और 120 से 140। तो आपका एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट कम कम होते गया है ना, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अपन कहेंगे। ओके, यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, ये तो अपना टोटल प्रोडक्ट कर्व है भाई, फेवरेट है अपना। द मार्जिनल प्रोडक्ट of the third unit of labor is dash, the MP of the labor is negative, of the dash labor is negative। अच्छा, तो इसका जवाब दीजिएगा मुझे। अब पहले तो एक एक करके, the marginal product of the third unit of labor, third unit of labor, labor 3 बराबर, तो उसका लेबर 3 का कितना है यहाँ पे 20, लेबर 2 का कितना था 14। तो ये जो डिफरेंस होगा यहां से यहां का, ये कितने का होगा, ये कितने यूनिट्स का हो गया, 6 यूनिट्स का हो गया। तो भाई साहब अपना यहाँ पे आंसर आ गया 6। तो ऑप्शन में 6 सब जगह है। ओ हो, नहीं तो आप समझ रहे एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता ना, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता वहां पे। यस, तो बॉस यहाँ पे 6 ये तो खत्म। अब बट अपने को एमपी ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव, एमपी ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव। अब यहां पे फिफ्थ लेबर का एमपी तो है, सिक्स्थ लेबर का एमपी क्या लगता है आपको, सिक्स्थ लेबर के एमपी की वजह से अपना टीपी गिरने लग गया ना, यहां से अपना टीपी गिर रहा है ना, यहाँ पे टीपी गिर रहा है देखो। और टीपी क्यों गिर रहा है, क्योंकि एमपी गिरता होगा, और एमपी गिरता मतलब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे 6, तो 67 का आंसर इज व्हाट, डी। तो 6 and 6 परफेक्ट है एकदम। सो इन द थर्ड, यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके डन। इन द थर्ड ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड स्टेज में द एमपी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। पागल हो गया है क्या, पागल हो गया है क्या। एमपी प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। यस, कंप्लीटली बिलो। टीपी इंक्रीजेस, नो भाई नो, टीपी नेवर इंक्रीजेस इन द थर्ड स्टेज। एमपी इज पॉजिटिव, पागल है क्या, एमपी इज नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 68 का आंसर इज व्हाट, बी। खलास, आगे बढ़ते हैं। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट, चलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। When marginal costs are below average total cost, when marginal costs are below average total cost, MC is below, अभी ये वाला डायग्राम है, ये जो है अपना ATC है, और ये जो है ये MC है। फिर उसके बाद ये the marginal costs are below average total cost, average fixed costs are rising। हम्म क्या भाई इसका आंसर, average fixed costs are rising, no, average fixed cost it is continuously falling। तो ये हो ही नहीं सकता। एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलोइंग, कब, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो ना, इतने पार्ट में बिलो है ना, बिलो वाला पार्ट देखना है। तो भाई ये तो गिर ही रहा है। यस करेक्ट है ये। एवरेज टोटल कॉस्ट आर राइजिंग, नो। एवरेज टोटल कॉस्ट आर मिनिमाइज, नो। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज टोटल कॉस्ट आर व्हाट, फॉलोइंग। 69 का आंसर इज व्हाट, बी। वेरी गुड। अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, long run average total cost curve is identical to the long run marginal cost curve 70। huh also its long run supply curve because no, कुछ भी बोलता है, supply curve कहां से, in fact average total cost curve of optimal plant, no, tangent to all the curves on the short run। हाँ, ये याद है ना आपको वो डायग्राम, ये शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन, और फिर ऐसा अपना ये लॉन्ग रन अपना एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, याद है ना। और ये मिनिमम कॉस्ट, ऐसा ही अपन ने डायग्राम बनाया था इसका। यस, 70 आंसर इज व्हाट, डी। चलिए लास्ट 11 क्वेश्चंस, देन वी आर डन। इन द लॉन्ग रन, इफ अ वेरी स्मॉल फैक्ट्री वर टू एक्सपांड इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशंस, it is likely that it would initially experience an increase in pollution level। wow, wow, मतलब amazing right, pollution level बढ़ेगा। diseconomies of scale, no, initially what we experience in the long run is economies of scale। बराबर के नहीं, initially what we expect is what, the economies of scale। सिंपल सी बात है, सिंपल है ना एकदम। अब पोल्यूशन वगैरह को लेके इमोशनल मत होना बे। हाँ ओके, a firm's long run average total cost curve is,
आइडेंटिकल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये हो गया ना 72 वाला, तो 72 वाला रिपीट हो गया ना, ये इसके जैसा ही तो है 72। 70 एंड 72 सेम सर, रिपीट कर रहे हैं, हमको टेस्ट कर रहे हैं सर आईसीआई, सेम क्वेश्चन देके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, चल बेटा, डबलिंग ऑफ ऑल इनपुट्स यूज्ड लीड्स टू डबलिंग ऑफ द आउटपुट, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको तो कांस्टेंट बोलेंगे ना दोस्त, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। इंक्रीजिंग द इनपुट्स बाय 50% लीडिंग टू 25% इंक्रीजिंग आउटपुट, इसको क्या बोलेंगे, इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे अपन। इनपुट्स इंक्रीज बाय 1/4 लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट बाय 1/3, अच्छा ओके, तो ये भी तो नहीं है, बोलो भाई 73, क्या लग रहा है, ये है क्या आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, 1/4 एंड 1/3, सर कम हो रहा है ना 1/4, फिर सर 1/3, सर ये भी तो डिक्रीजिंग है ना, तो ढोक लो 1/4 का परसेंटेज कितना होता है, ये बहुत ही शानदार और शातिर दिमाग लगाया आईसीए ने यहाँ पे। 1/4 इज हाउ मच, 25, कितना 1/4 इज हाउ मच 25%, एंड 1/3 इज हाउ मच 33.33%, ये दिमाग लगाना है। इन्होंने यहाँ पे डबल डबल का बोल दिया तो बच्चा कांस्टेंट तो बोल ही देगा, 50 और 25% बोल दिया बच्चा डिक्रीजिंग तो बोल ही देगा, बट वो इमोशनल होके फिर बच्चा 1/4 देखता है और यहाँ पे 1/3 देखता है ना, तो उसको तो लगता है कि अरे सर 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 यहाँ पे तो आउटपुट तो सर कम हो रहा है ना सर, बचाओ सर। अरे पागल हो गए हो क्या, 1/4 इज 25%, 1/3 इज 33.33%, तो भाई साहब 25% आउटपुट देके अगर आपको 33%, सॉरी 25% इनपुट देके 33% अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, तो बस पागल हो गए क्या, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। समझे नहीं समझे, 73 आंसर इज व्हाट, सी। ऐसा इन्वॉल्व होना है अपने क्वेश्चन में, इमोशनल नहीं होना है। The marginal cost of the firm producing 9th unit of output is 20. Okay, so 9th unit output बनाने के लिए आपको MC लग रहा है 20. Average cost at the same level of output is 15. Which of the following must be true? अब देखिए आपका MC is 20 and your average cost is 15. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉस्ट कर्व की अगर बात करें, सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व, ये जो है ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा, ये अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, आपका MC इज 20, सो MC इज व्हाट, MC इज व्हाट ग्रेटर, MC इज व्हाट ग्रेटर एज कंपेयर टू व्हाट, ये तो ये ऐसा है। सो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर फॉलिंग, नो सर बोथ आर नॉट फॉलिंग, दिख रहा है यहाँ पे ये 20 है यहाँ पे और यहाँ पे 15 है, डायग्राम ड्रॉ करना और उसको फिर सॉल्व करना बहुत जरूरी है बॉस। 74, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर राइजिंग, देखो यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं, दिख रहा है ना, यहाँ 15 है 20, दोनों बढ़ रहे हैं ना बॉस, करेक्ट है, डायग्राम ड्रॉ करके समझना है। Marginal cost is rising and average cost नहीं, it is impossible to tell if either of the curves are rising or falling, चल रहे। 74 का आंसर इज व्हाट, बी, हमको आता है सर, हम पागल नहीं है। 75, implicit cost of the can be defined as money payments made to the non, आपको मालूम है explicit और implicit, money payments made to the non-owners of the firm for self-owned factors employed in the business and therefore not entered into the books of accounts. Okay, money paid out of the owners of the firm for self-owned factors employed in the business and therefore not entered into the books of accounts. Money payments made which the self-owned and employed resources could have been earned in the next best alternative employment and therefore entered into the books of accounts ना। 75 का आंसर आप समझिएगा, ये तो नहीं लग रहा है। फिर मनी पेमेंट्स विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज अर्न इन देयर बेस्ट यूज एंड देयरफॉर एंटर्ड इनटू, सो देखो एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो होगा नहीं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये वाला नहीं आएगा, एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो भाई साहब सी और डी तो है नहीं अपना आंसर। अब ए और बी में अपन बात करेंगे, मनी पेमेंट्स मेड टू द नॉन ओनर्स, डिफरेंस आप ढूंढिएगा, ए और बी में आपको सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, तो केयरफुली आपने क्या पढ़ना है बॉस, टू द नॉन ओनर्स एंड टू द ओनर्स, कंफ्यूजन 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 कहां है, कंफ्यूजिंग पार्ट कहां है, आप समझ रहे बच्चों, वेयर डू यू सी द कंफ्यूजन ओवर हियर,
इज नॉन ओनर्स एंड ओनर्स। अपन किसको इंप्लिसिट कॉस्ट में किसको इंक्लूड करते हैं भाई साहब, ओनर्स को या नॉन ओनर्स को, बताओ ना सर। ऑब्वियसली सर ओनर्स को, सर नॉन ओनर्स को थोड़ी लेंगे ना सर यहाँ पे। सर 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 सही है ना, तो भाई नॉन ओनर्स नहीं है तो अपना 75 का आंसर क्या हो गया, बी। सिंपल लॉजिक है। तो ये भाई साहब आपके लिए बहुत मैटर करता है, ये वाला पार्ट आपको रीड करने के लिए, ये वाला पार्ट आपको रीड करने के लिए। आई बात समझ में। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको याद है फर्स्ट फंक्शन कितना आपको डिटेल में पढ़ाया था उस समय पे। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज टू इनिशिएट द बिजनेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बोला था मैंने आपको, बोला था मैंने आपको। ये कितना होशियार आदमी है ना मैं, क्या टैलेंट है ना मेरे में भाई, तारीफ करनी पड़ेगी आपको। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज टू व्हाट, इनोवेट, innovation. The first function is to initiate, the most important is to innovate. चलिए, we are almost done. 77. Economic cost of production differ from accounting cost because क्यों भाई, economic cost includes expenditure for hired resources while accounting cost do not. No sir. Accounting cost include opportunity cost? No sir. Accounting cost includes expenditure for hired resources while? No sir. सर इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट भी आता है, इसके लिए इकोनॉमिक कॉस्ट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फर्म विच यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज। यस, दैट इज द आंसर। 77 आंसर इज व्हाट, डी। इकोनॉमिक कॉस्ट इसको ऐड करता है। आई बात समझ में? ओके। 78. In the figure below, possible reason why average variable cost curve approaches the average total cost curve as the output rises. क्यों भाई, क्या बोल रहे हैं वो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अप्रोचेस दी, ये जो एवीसी है ना, एटीसी को क्यों मिल रहा है जाके, बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर फॉलोइंग बाय टोटल कॉस्ट आर राइजिंग एज एट द राइजिंग आउटपुट, total costs are rising and average costs are also falling, marginal costs are above average variable cost, average fixed costs are falling as the output rises। मेरे को तो लगता है 78 का आंसर इज व्हाट, डी। क्योंकि भाई साहब एएफसी गिरते जाता है ना, एएफसी देखो जानबूझ के आपको एएफसी का कर्व नहीं दिया इधर, कितना स्मार्ट बन रहा है आईसीआई अपने साथ। एएफसी का डायग्राम नहीं दिया इसके अंदर, बाकी सब दे दिया, एएफसी का नहीं दिया आपको, एएफसी नहीं दिया। एएफसी गिरा बट अपना एवीसी तो बढ़ते ही जाएगा ना, एवीसी तो बढ़ते ही जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो क्लोज क्यों आएगा इसके एटीसी के, बिकॉज सर एवरेज फिक्स कॉस्ट आर फॉलोइंग। तो 78 का आंसर इज व्हाट, डी। जानबूझ के उसको मिस कर दिया और क्या बोल दिया, फिगर बिलो। अरे फिगर में वो एएफसी नहीं ना बॉस, फिगर में वो आंसर ही नहीं है। करेक्ट एकदम, यस। 79 की बात करते चलो। अरे वाह, खत्म होने आ गया सर, अरे खत्म ही हो गया भाई। 79, मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन, एमसीक्यू चेंज होता है, एमसीक्यू चेंज होता है, बताइए। एमसी चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, भाई वेरिएबल कॉस्ट। 79 वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा सेम क्वेश्चन पढ़ा था, एमपी चेंजेस बिकॉज ऑफ व्हाट, एमपी चेंजेस बिकॉज ऑफ व्हाट, वेरिएबल फैक्टर, वैसा चाहिए, ठीक है ना। ओके, which of the following statement is correct? 79 सी हो गया, 80 81 खलास। which of the following statements is correct? Question number 80, fixed cost vary with the change in output. No, if we add total variable cost and total fixed cost we get average cost. No, marginal cost is the result of total cost divided by, no, total cost is obtained by adding fixed cost and variable cost. Yes, very simple, very simple. Last 81 khalas. Which of the following statement is incorrect? LAC curve is also called as a planning curve. Correct hai sir, this is correct. Total revenue is equal to price per unit into number of units, sir. Correct. Opportunity cost is also called as alternative cost. Correct hai sir. If total revenue is divided by the number of units sold, we get marginal revenue, sir. This is incorrect. So correct answer is what, apna answer is what, D. That's it my dear friends, that's it my dear friends. So here we complete with what, chapter 3 के MCQs. I hope आपको इन MCQs में आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना।
कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको, मस्त एकदम समझ में आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा होगा, राइट। तो जरूर बताइएगा मुझे आपको मजा आया ना पढ़ के, राइट। ओके, सो कल जब अभी अपन मिलेंगे, सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट वुड बी चैप्टर नंबर 5, बिजनेस साइकिल्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। नया चैप्टर होगा, एकदम अच्छे से मस्त इसको पढ़ेंगे। इन द मीनवाइल आप चैप्टर 4 के भी एमसीक्यूज स्टार्ट करिएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे ही अपना चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा, विल स्टार्ट विथ व्हाट, चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।